हरिओम। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक्सरसाइज 5.3। आपको वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहना है ताकि आपको एक एक चीज एज इट इज क्लियर हो जाए, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो पहले तो आप ये चेक करो कि इसमें चीजें क्या क्या दी हुई है और कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहां लिखा था ना प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। योग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। चलो भाई, एस कर दिया। फिर कितने धन पूर्णांकों का? 40, तो एस 40। यानी जो 40 आगे आने वाली संख्याएं होंगी उनका योग हमें ज्ञात करना है, तो एस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर प्रथम पद हमने 6 क्यों लिया? क्योंकि कहा था 6 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात की जो 6 से विभाज्य है। तो यदि 6 से विभाजित संख्याओं को हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली संख्या में 6 ही मिलेगी जो कि 6 से विभाज्य होगी, तो 6 हो गया। सर्वांतर डी, वो 6 इसलिए होगा सर्वांतर डी क्योंकि जब 6 से विभाज्य वाली संख्याएं देखते हैं आप, तो पहली 6 होगी तो दूसरी 12, तीसरी 18, मतलब सारी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी? 6 से। मतलब सब में कितने का अंतर होगा? 6 का, इसलिए डी बराबर 6 हो गया। अंतिम पद 240 कैसे होगा? जब 6 से विभाज्य संख्याएं चेक करनी है, टोटल संख्याएं 40 है, तो 40 का 6 से गुणा करेंगे तो 240, यानी अंतिम संख्या होगी 240, यानी ए एन बराबर 240। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपली आप फॉर्मूला लगा दो। एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन, है ना। तो एस एन की जगह एस 40 बराबर एन की जगह 40 बटा 2, ए की वैल्यू 6 थी पहले से और ए एन की 240, वो रख दिया। इसका 2 का डिवाइड 40 से कर दिया तो 20 आ गया। यहाँ पे ये देखिए 240 को 6 से ऐड कर दिया 246, 246 का इससे मल्टीप्लाई, यानी 246 का 20 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 4920, है ना। यानी कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन डाउट्स हो सकते हैं। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज क्या होते हैं? जैसे आप मैं बोलूं कि 2 के 4 गुणज, तो 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, यानी 2 4 6 8। तो ये इस तरह से गुणज होती है। अब यदि 8 के गुणज की बात करें तो 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3, इस तरह से 15 तक, है ना। तो 8 के 15 गुणजों को ज्ञात करना है हमको। अब देखते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको किसके गुणज ज्ञात करने हैं? 15 गुणज ज्ञात करने हैं और उनका योग ज्ञात करना है, इसलिए एस और 15, है ना, मतलब कि 15 गुणजों का योग। ठीक, अब 8 का प्रथम गुणज ए, वो कितना होगा? 8 ही होगा, क्योंकि प्रथम गुणज की बात करेंगे तो 8 गुणे 1 यानी 8, 8 गुणे 2 यानी 16, यानी दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा है 8 का 15वां गुणज हो जाएगा ए एन बराबर 120। अब भाई जब पहला गुणज 8 है, 8 एकम 8, 15 गुणज हमको निकालने हैं, तो अंतिम गुणज जो 15वां लास्टवां नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो हो जाएगा 120, 15 गुणे 8। ठीक है, तो ए एन निकला है। अब डायरेक्ट लिस्ट में वैल्यू रख दो, एस 15 बराबर 15/2, ए की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 120, 120 को 8 से जोड़ दिया 128, है ना। ये 15/2, 2 का इससे भाग कर दिया 64, 64 गुणा 15 से कर दिया, तो एस 15 बराबर आ गया 960। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या क्या होती है? वो संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से ना कटे, वो विषम संख्या होती है। जैसे कि 1 3 5 7 9, है ना, इस तरह से। अब तो विषम संख्याओं की यदि बात करें हम, तो 0 और 50 के बीच की पहली विषम संख्या होगी 1, फिर 3, फिर 5, इस तरह से 49 तक जाएंगी, क्योंकि 50 सम हो जाती है ना, और उसके बीच की निकालनी है। तो ये श्रेणी बनी। अब श्रेणी में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ए की वैल्यू हो गई 1। अब इस सब में डिफरेंस कितने कितने का है? डी भी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे डी की जरूरत नहीं है। अब ए एन कितना हो गया आपका? ए एन हो गया 49 अंतिम पद, और एन कितना हो गया? 25। अब एन 25 कहां से आया? देखो, कुल 0 से 50 तक की संख्याओं की बात करें तो 50 संख्याएं हैं। उसमें से जब 50 संख्याएं, भाई 1 से 50 तक कुल संख्या कितनी है? 50 है। कुल 1 से 50 तक आप गिनोगे तो 50 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो वो जो पूरी संख्या होंगी उसमें सम और विषम दोनों शामिल होंगे। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि 1 से 50 की बात करें तो 1 से 50 तक की संख्याओं में सम और विषम दोनों शामिल है, तो आधी सम होंगी और आधी होंगी विषम। यानी कि यदि एक सम है तो एक विषम है तो 2 सम, फिर 3 विषम है तो 4 सम। तो इस तरह से आधी, यानी टोटल 50 संख्या है तो 25 संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। तो एन बराबर हो गया 25। अब यहाँ पे देखिए, तो एस एन बराबर फॉर्मूला रखेंगे वही n/2 a प्लस ए एन, ए की वैल्यू 1 प्लस 49, है ना। तो 49 1 50, तो 2 का भाग 50 से कर दिया तो 25 है, 25 गुणा 25 से तो 625। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14।
ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के बाद जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए ₹250, तीसरे दिन के लिए 300 और प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। बहुत सिंपल है भाई, आपको एक दिन का लेट ₹200 पे करना है, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, यानी सब में 50-50 रुपए ऐड होता जा रहा है। तो आपका पहला पद हो गया 200, 50 सर्वांतर हो गया 50। अब कितना नंबर ऑफ जो टर्म्स है, नंबर ऑफ डेज है वो कितने, 30 दिन का निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं और निकालते हैं। ये देखिए हमने लिखा हुआ है, प्रथम दिन के लिए जुर्माना 200, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250, तीसरे दिन के लिए 300 और 30 दिन के लिए जो जुर्माना होगा S30 वो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब वैल्यू रख दी, A = 200, D = 50 है ना। अब इसमें वैल्यूज पुट अप कर दो, बहुत इजीली तरीके से आ जाएगा। n की जगह रख दिया 30/2, 2 इंटू A की जगह 200 और n की जगह 30 - 1 इंटू 50। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 2 का 30 से डिवाइड किया तो 15, 2 का 200 से मल्टीप्लाई 400, 30 में 1 माइनस हुआ 29 इंटू 50, 50 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, इसको इसमें से ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे ये आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये आ जाएगा वो आ जाएगा का मतलब ये नहीं कि मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूं, मुझे पता है ये बेसिक चीजें, मल्टीप्लाई डिवाइड है तो प्लीज समझना सीखो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझना ये है आपको कि जो विद्यार्थी हैं जिनको नगद पुरस्कार देना है उनकी संख्या है 7, यानी n बराबर हो गया 7। कुल पुरस्कार देना 700, यानी पुरस्कारों का टोटल है 700, यानी ऐसा है आपका 700। अब पुरस्कार के ठीक पहले वाले को मिलता है ₹20 कम। ठीक है ना। मतलब आप ये सोचो कि यदि किसी को किसी को ₹10 मिला, ठीक है ना, तो उसको उससे 20 कम मिलेगा। ठीक है ना, मतलब 10 - 20 तो वो माइनस का 10 आएगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ऐसा विद्यार्थी जिसको 0 मिल रहा, सपोज जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, उससे 20 आप कम करोगे तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी होगा वो हो जाएगा -20। ठीक, इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कुल राशि ₹700, तो वो S हो गया, योग होता है विद्यार्थियों की संख्या n बराबर 7 हो गया, S7 है ना, तो S7 बराबर हो गया 700, सर्वांतर D - 20। इसमें वैल्यूज रख दी अपन ने, तो SN बराबर n/2, 2a + n - 1 इंटू D। यहाँ पे SN की जगह 7 बराबर 7/2, 2a + 7 - 1 गुणे -20। तो S7 का मान 700, ये दो जो नीचे इस साइड आएगा गुणा करेगा, जो 7 ऊपर है वो आके नीचे भाग करेगा, बराबर 2a। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस 7 में गया 6 गुणे -20 और 20 का गुणा 6 से करेंगे -120। अब इसके बाद ये 120 इस साइड आएगा प्लस का, बराबर 2a। 200 को 120 से जोड़ेंगे 320 बराबर 2a, है ना। तो a का डिवाइड जब 2 का डिवाइड 320 से करेंगे तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, ये a1 हो गया। a2 क्या है, अब हर एक पद दूसरे से क्या है, माइनस कम है ना, मतलब आगे वाले पद से कम है, तो 160 - 20 तो 140 हो गया। फिर 120 माइनस फिर इसी तरह से सब में 20, 40 में 20 माइनस किया तो 120, 120 में 20 माइनस किया तो 100, 100 में 20 माइनस किया 80, 80 में 20 माइनस किया 60, 60 में 20 माइनस किया 40। मतलब ये 7 पुरस्कार से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस तरह से 7 पुरस्कार। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर, ध्यान देना है, स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन, यानी जैसे आपकी मतलब आप फर्स्ट में पढ़ते हो तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, है ना, सेकंड ए सेकंड बी, नाइन्थ ए नाइन्थ बी नाइन्थ सी, इस तरह से। ठीक, तो अभी तो आप 10th में हो तो 10th ए 10th बी 10th सी, इस तरह से होंगे ना, वो अनुभाग हिंदी में बोलते सेक्शन को। ठीक है, तो हर एक कक्षा में कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है, और ये बताया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा तथा
कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3, इस तरह से करके 12 तक क्लासेस चलेंगे, है ना। 12 तक के स्टूडेंट्स को लगाना है पेड़। अब हर एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। मतलब जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को लगाना है, लेकिन फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है, तो पहली क्लास का बच्चा कितने पेड़ लगा सकता है? 1 पेड़। लेकिन 3 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन में भी एक एक लगाना है, तो पहली क्लास का बच्चा कितने पेड़ लगाएगा? 3, क्योंकि एक वो तो क्लास के हिसाब से लगना है। जैसे कि जैसे कक्षा 1 है तो वो कितने लगाएगा? कक्षा 1 का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा। लेकिन कक्षा 1 में 3 सेक्शन है तो वो सारे सेक्शन भी एक एक लगाएंगे, यानी कक्षा 1 का विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएगा? 3 पेड़, है ना। इस तरह से कक्षा 2 का विद्यार्थी 2, जैसे दूसरी का विद्यार्थी तो उसको कितने लगाना है? 2 पेड़ लगाना है उनको। लेकिन उसमें 3 अनुभाग है तो गुणे 3 तो 6 हो गया। इसी तरह 3 का विद्यार्थी और 12 तक चलना है तो 12 का विद्यार्थी 36 मिल रहा है, ठीक है ना। अब हमारी श्रेणी यहाँ पे तैयार है, 3 6 9 36। अब a बराबर 3, d बराबर 3, an बराबर 36 और n बराबर 12। यहाँ पे sn ये फॉर्मूला रख दिया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, n की जगह 12, a की जगह 3, n की जगह 12 और d की जगह 3, है ना। ये वैल्यू रखी अपन ने, तो 2 से 12 का भाग किया 6 आया, 2 का 3 से गुणा किया 6, 12 में 11, 11 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना? 33, और 33 में 6 जोड़ दिया तो 39 है। डोंट बी कंफ्यूज, 6 का गुणा 39 से करेंगे तो 234, यानी SN, यानी अतः कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? 234 है, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा हटके है, बट मिलता तो पूरी प्रोसेस ऐसे ही है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है ना, है ना। तो हमें क्या है? L1 L2 ये भी देखिए अर्धवृत्त है, L3 ये भी अर्धवृत्त है और L4 ये भी अर्धवृत्त है। हमें पूरे की लंबाई निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? यदि हम L1 की बात करें, है ना, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या तो दी हुई है। जैसे L1 के लिए त्रिज्या हो जाएगी 0.5, L2 के लिए हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी त्रिज्या वो 1, L3 के लिए इसी प्रकार हो जाएगी 1.5 और L4 के लिए हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। त्रिज्याएं तो दी हुई हैं, लेकिन लंबाइयाँ कैसे निकलेगी? अब लंबाइयों के लिए आप समझो, यदि आधे की बात करें तो ये क्या है? ये क्षेत्रफल तो है नहीं इसका वृत्त का, ये क्या है? परिमाप है। तो इसका परिमाप, इसका परिमाप और इन सब का परिमाप, ये कैसे? ये हम श्रेणी का योग वाले सूत्र से निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? पहले इसका प्रथम पद का, अंतिम पद का और उसके साथ साथ सर्वांतर डी। तो सारी चीजें बिल्कुल ईजी हैं, निकल आएंगी। बस आपको माइंड में ये रखना है कि ये जो ये परिमाप है बस वो निकालना है अपन को। परिमाप निकालने के लिए किसकी जरूरत है? 2πr, ये जो कि आधा अर्धवृत्त है तो अर्ध परिमाप 1/2 2πr, यानी πr की सूत्र से निकल जाएगा परिमाप। और परिमापों को ही हम उसमें रख देंगे SN के सूत्र में, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन से और क्लियर होगा। ये देखिए अर्धवृत्तों के लिए परिमाप 1/2 2πr, 2 से 2 कैंसिल तो πr, ये परिमाप हो गए। ये हर जगह अब इन सब में यूज होगा, ठीक है। ये त्रिज्याएं दी हुई थी 0.5, 1.0, 1.5, 2 सेंटीमीटर। पहले सर्पिल की लंबाई L1, लंबाई के लिए क्या करना है? हमें उसका परिमाप निकालना है ना। तो परिमाप πr, तो पाई इंटू L1 के लिए त्रिज्या मैंने बताया था 2.5, है ना। तो a इज इक्वल टू 0.5 पाई, है ना, पाई साथ में लग गया। इसी तरह A2 के लिए 1.0 पाई, A3 के लिए 1.5 पाई, A4 के लिए 2 पाई, ठीक। और n इज इक्वल टू 13। 13 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बना है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ठीक है। तो चलिए n बराबर में मिल गया। अब सूत्रों में फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, ठीक है। तो रखा अपन ने SN इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। तो n की जगह 13/2, 2 इंटू a की वैल्यू 0.5 पाई, n की 13 - 1 इंटू d की 0.5 पाई, है ना। 13/2, 2 का मल्टीप्लाई से किया तो 1.0 यानी 1 ही आ गया। यहाँ 30 में 1 माइनस हुआ 12, 0.5 पाई आ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? 12 का मल्टीप्लाई 5 से किया, 0.5 से तो 6.0 यानी 6, और 6 को 1 से ऐड कर दिया तो 7.0 पाई आ गया। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे रख दिया अपन। देखो 13/2 यहाँ पे सेम है, इस इंटू जो 7 है इंटू पाई की वैल्यू 22/7,
तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हुआ और 2 से ये 22 कैंसिल हो तो 11 आ गया। 2 11 या 22 मतलब 2 11 दूनी 22, 11 का 13 से गुणा कर दिया तो 143 है ना। यानी जो पूरा सर्पिल है उसकी कुल लंबाई हो गई 143 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लकड़ी का गट्ठा देखिए पहले, ठीक है ना, और उसके बाद क्वेश्चन रीड करिए। 200 लट्ठों की ढेरी के को इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, फिर अगली में 19, फिर अगली में 18। इस प्रकार से 200 लट्ठों की पंक्तियां कितनी पंक्तियों में रखे गए लट्ठे, यानी एन ज्ञात करना है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और ए भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो हमने क्या किया, हमें जो गिवन है, जैसे कि सबसे ऊपर वाले लट्ठे में 20 हैं, सबसे नीचे वाले लट्ठे में 20 हैं, फिर उससे नीचे वाले में 19, फिर 18, इस तरह से सीक्वेंस बढ़ता गया है। तो हमने नीचे से ही अपनी श्रेणी स्टार्ट कर दी, यानी कि जो ए है उसको 20 मान लिया है ना, और फिर A1 को 20, A2 को 19। अब इस तरह से जब आप A1 और A2 20, 19 इस तरह घटते क्रम में है ना, तो उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा कि यदि D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी 19 माइनस 20, तो 20 में 19 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ इस प्रकार से A बराबर हो गया 20 जो पहला था, पहली पंक्ति में जितने लट्ठे थे, D बराबर -1, SN बराबर 200 क्योंकि कुल 200 लट्ठे हैं। अब इसमें सूत्र में मान रख दिया, ये देखिए SN बराबर n/2, ये फॉर्मूला SN अब SN का मान 700 था हमारे पास पहले से, वो रख दिया अपन ने। ये जो 2 था ये यहाँ पे इंटू में आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ डिवाइड करा था, यहाँ पे इंटू में इक्वल, ये वाला n 2 का 20 से मल्टीप्लाई हुआ 40, n-1 इंटू 2। अब माइनस के n का गुणा माइनस से किया तो माइनस का n, और माइनस का माइनस हुआ तो प्लस का 1 आ गया, ठीक है। फिर 700 गुणा 2 से तो 1400 बराबर n ना, 40 को 1 से जोड़ दिया तो 41 माइनस n हो गया। फिर n का गुणा 41 से तो 41 n का गुणा n से तो n स्क्वायर को इस साइड लाया तो प्लस का हो गया, 41 को इस साइड लाया तो माइनस का, ये 1400 पहले से इसी तरफ था बराबर 0। इनके खंड किए तो -16 n माइनस 25 n प्लस 1400 बराबर 0। तो n कॉमन ले लिया यहाँ से तो n-16, यहाँ से 25 कॉमन लिया तो n-16। अब यहाँ पे कैसे आया, 25 कॉमन ले लिया तो n, अब यहाँ से 25 का 1400 से भाग कर दिया तो 16 बराबर 0। फिर n-16 दोनों तरफ था वो निकाल लिया, n-25 ये रख दिया, ठीक है ना। अब जैसा कि हमें पता है कि हमेशा हम उसी चीज को लेते हैं, जैसे n बराबर 16 प्लस का यहाँ भी 25, तो बड़ी संख्या को लेते हैं ना। तो बड़ी संख्या को लेके अपन ने चेक किया, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। अब हम ये क्या निकाल रहे हैं, n तो निकाला, मैंने बोला था कि निकालनी है उसमें, यानी कि कितनी पंक्तियों में रखे हैं, लेकिन ए भी निकालना है, यानी कि पहली श्रेणी में कितने लट्ठे थे, ठीक है। तो उसके लिए ए भी निकालना पड़ेगा, लेकिन वो वाला ये वाला नहीं, बताते कैसे। तो यहाँ पे देखिए a प्लस n-1 इंटू डी रखा अपन ने, तो a की वैल्यू 20 जो अपन ने पहले सेलेक्ट करी हुई है, यहाँ 25 रखने वाले n की जगह वो रख दिया। एट लास्ट हमारा ये है कि माइनस का 4 आया, जो संभव नहीं है, माइनस का 4 ये कोई वैल्यू नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए हमने 25 की जगह क्या रखा, 16 रखा, ठीक है ना। ये क्रिटिकल कंडीशन है, तो 16 रखा तो 5 आ गया, ठीक है ना, जो कि संभव है। तो यहाँ पे जो a 16 है, यानी कि जो 16वीं पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं ना। अब ये एक डायग्राम है, उसके थ्रू समझाया गया, क्वेश्चन ने समझाया है। ये देखिए ये बाल्टी है, तो पहली बार तो 5 का डिस्टेंस है, फर्स्ट जो बाल्टी का डिस्टेंस है ना, फिर यहाँ से पूरा 3-3 मीटर का डिस्टेंस, ठीक। ये देखिए इसमें जो रूल है वो ये, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से निकटतम आलू को उठाती है, पहले यहाँ से चलेगी वो है ना, बाल्टी चलेगी, निकटतम आलू को उठाएगी, फिर क्या करेगी, फिर उसे लेकर वापस दौड़ेगी, फिर वही डिस्टेंस डबल डिस्टेंस कवर करेगी, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वापस जाएगी, है ना, फिर उसे वापस बाल्टी में आकर डालती है। तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में वापस ना ले आए, मतलब एक बार यहाँ तक आती फिर जाती, फिर यहाँ तक आती फिर जाती, फिर आती है ना। इस प्रकार से प्रतियोगिता हो रही है। संकेत दिया है, पहले और दूसरे आलुओं को बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी है ना, उसमें ये लिखा है 2 × 5 + 2, और ये संकेत है 2 × 5। 2 × 5 ये बताता है कि एक बार यहां तक आई फिर लौटी तो 2 × 5 प्लस, फिर दोबारा जब आएगी वो तो 2 × 5 + 3 दोनों को जोड़ेगी वो है ना, फिर दोबारा यहां तक वो डिस्टेंस कवर करेगी, यहां तक भी आएगी प्लस यहां तक भी आएगी, फिर रिटर्न करेगी, तो यही चीज डबल टाइम हो जाएगी, ठीक है। एक बार यहां तक आई 5, फिर यहां तक आई 3 8, फिर इतना ही लौटेगी, यानी 16 है ना। अब उस चीज को हमने कैलकुलेट करके बताया है, आपको समझना है।
ये देखिए, तो पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी की दूरी, देखो पहला आलू 5 सेंटीमीटर की दूरी पे था, तो 2 × 5 बराबर था। दूसरे आलू को जब वो गई है तो पहले 5 सेंटीमीटर 5 मीटर तक गई, फिर 3 मीटर तक गई, फिर वापस आई, तो ये चीज डबल दोहरा दी गई, तो × 2 लिख दिया, तो 5 × 3 = 8, × 2 यानी 16। इसी प्रकार से हमने फिर तीसरे आलू को उठाई तो 22 हो गया, फिर चौथे को 28, है ना, ये श्रेणी बन गई। श्रेणी में से ए बराबर पहला पद हो गया 10, दूसरा डी बराबर, और 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, और एन बराबर। ये प्रोसेस 10 बार चलती है ना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। यदि याद नहीं देखा नहीं हो तो ध्यान दे लो। ये 10 आलू रखे गए, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी? 10 बार चलेगी, ठीक है। तो चलिए n बराबर 10 हो गया, तो फॉर्मूला लगा दिया हम अपन ने, एस एन इज इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d। वैल्यूज रख दी, n की जगह 10, a की जगह 10, n की जगह 10, d की जगह 6, है ना। 2 से 10 कट हो गया तो 5 आ गया, 2 का 10 से मल्टीप्लाई 20, प्लस 10 में 1 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का 6 से मल्टीप्लाई हो तो 54, मैं नहीं चाहूंगा ना, 54 को 20 से जोड़ दिया तो 74, 5 का 74 से गुणा किया तो 370 है ना। तो कुल जो दौड़ हुई वो 370 मीटर हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन था। चलिए, इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, तो वो दोबारा से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो के साथ बने रहने के लिए।